हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजीव और स्वागत है आप सभी का एग्जाम बैंक जेएनडी में। तो इस वीडियो में लोग देखने वाला है जो आप सभी का एग्जाम है सीएचएस के लिए 2023 के लिए, उसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आप सभी का जो एग्जाम है वो 26 अप्रैल को है और आज जो है 14 अप्रैल है और आप सभी के पास अब बहुत ही कम टाइम है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। और हमारे चैनल पर आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा मिलता रहेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग चाहें तो उसको ज़रूर जाके देखिएगा। वो उसमें जो जो भी क्वेश्चंस बताया गया वो सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और इसमें जो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे वो आप सभी के हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो इसमें आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जिसका भी आप सभी को जवाब पता होगा दोस्तों, उसका आप लोग जवाब नीचे कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को इस पर हमेशा वीडियो मिलता रहेगा और ऐसा उसमें क्वेश्चंस बताया जाता है जो आप सभी के एग्जाम में कई बार आ चुका है और आ भी सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। एक बात का आप ध्यान रखो, जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर एक का विजुअलाइजेशन करा सकूं, एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करा सकूं। और खास करके साइंस जब पढ़ाऊंगा तो जरूर। तो साइंस का ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा। इसमें हमसे पूछ रहा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया डॉट डॉट डॉट, यानी जो राइजोबियम जीवाणु होता है, यानी जो बैक्टीरिया होता है, उसका क्या रोल होता है। तो हेल्प में डाइजेशन करता है, ये तो होगा नहीं, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आपको पता है कोई बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। अब यहाँ पे आप देखो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्शन, यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्शन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे बीमारी करता है यानी केज डिसीज, तो इसे कोई लेना देना नहीं है, ये केजिंग डिसीज नहीं है। ये जो बैक्टीरिया ये हमारे लिए यूजफुल है, ना कि हार्मफुल है। ये एक यूजफुल बैक्टीरिया और मैंने इसके बारे में आपको कई बार बता चुका है। एक दो पिछले वीडियो में बताया था कि राइजोबियम बैक्टीरिया, इसका नाम एकदम पूरा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्लास 7 में भी पढ़ना है इसके बारे में, क्लास 8 में भी और क्लास 9 में भी, तीनों क्लासेस में इसका नाम है। इसलिए इसको आपको एकदम अच्छे से याद करना है। और इसका थोड़ा सा आप शकल भी देख लो, ये जो शकल आप देख रहे हो ये राइजोबियम बैक्टीरिया का है। इसका भले ही इसका शकल अच्छा नहीं हो लेकिन फिर भी ये काम अच्छा करता है। लेकिन एक ये कोरोना वायरस है, देखने में कितना अच्छा लगता है, मतलब पूछो मत, लेकिन काम इसका कितना घटिया वाला है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखो। बॉर्डिंग ऑकर्स इन, यानी जो मकुलन की विधि होती है, मकुलन की जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, बॉर्डिंग की प्रोसेस किस में होती है। तो आप यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो बॉर्डिंग की प्रोसेस होती है वो ईस्ट में भी होती है और हाइड्रा में भी होती है। आप इमेज में भी देख सकते हो, ईस्ट में भी होती है और हाइड्रा में भी होती है। बॉर्डिंग का जो प्रोसेस होता है एक प्रकार से वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, यानी अपने आप को डिवाइड करके अपने जैसा एक इंडिविजुअल को पैदा करना। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन डॉट डॉट डॉट, यानी जो विद्युत लेपन की जो प्रोसेस होती है वो किस चीज पे आधारित होती है। तो ये काफी मतलब इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा आप अच्छे से समझ जाना। ये जो प्रोसेस होती है हमारी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण होती है। अब ये जो होता है इसको आप इमेज में देखो और तब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, शायद आप इमेज देख करके थोड़ा सा इसको पहचानने की कोशिश कर पा रहे हो। विद्युत लेपन यानी होता है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, उसमें हम एक मेटल से दूसरे मेटल पे ट्रांसफर करते हैं, यानी एक मेटल जैसे ये कॉपर है तो कॉपर को हम किसी आयरन पे शिफ्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस के द्वारा। तो अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जितने भी साइंस के क्वेश्चंस होंगे वहां पे मैं आपको इमेज वगैरह तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको विजुअलाइज भी करा सकूं। आप थोड़ा सा मतलब ध्यान भी देते रहना। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर नहीं हो पाता है तो आप उसको स्पेशली यूट्यूब पे सर्च करके या गूगल पे सर्च करके पता कर लेना। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑलवेज डाइवर्ट लाइट रे, यानी निम्न में से कौन सी ऐसा चीज है जो हमेशा प्रकाश को विचलित करती है, यानी प्रकाश को डाइवर्ट करती है, डाइवर्स करती है, यही हमको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये पेयर में दिया हुआ है, तो ये जो हमारा आंसर होगा वो पेयर में ही होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझो, ये जो कॉन्केव लेंस होता है और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, यानी इसको थोड़ा सा आप हिंदी में समझो, यानी ये जो अवतल लेंस होता है और ये जो उत्तल दर्पण होता है, यानी ये ऑप्शन नंबर जो भी है यही हमारा सही है। यानी कॉन्केव लेंस और कन्वेक्स जो मिरर होता है वो लाइट को डाइवर्स करता है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है एन इलेक्ट्रोस्कोप इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज, और इसमें से हमको 4 ऑप्शन दिया है, यही हमको बताना है। इलेक्ट्रोस्कोप एक उपकरण है जिसका उपयोग यह खोजने के लिए किया जाता है कि क्या वस्तु है, यानी उस तरीके से हमको बताना है इसमें से। तो ये काफी आसान है, आपको ऐसे ही पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो चार्ज्ड बॉडी को पता करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कोई वस्तु जो आवेशित है कि नहीं, यानी उसमें मतलब
इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं कि नहीं। आपने मूवी वगैरह में भी सुना होगा कि किसी के छूने से 440 वोल्ट का झटका लगता है। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा फील होता है तो आप जाकर के इलेक्ट्रोस्कोप लेकर के सामने वाले को चेक कर सकते हैं। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैथ का क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे हम 5 सब्जेक्ट से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये काफी मतलब इजी क्वेश्चंस भी है, जिनको समझ में आ जाता है और जिनको नहीं आएगा उनके लिए हार्ड हो सकता है। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन, ऑक्टागन यानी अष्टभुज के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस को भी देख करके दिमाग लगा सकते हो। अब आपको ये पता है ये 60 डिग्री तो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा जो सबसे छोटा हमारा पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल का 180 डिग्री सम होता है, और 180 भी दिया हुआ है तो ये भी हमारा नहीं होगा, 360 भी नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आप इसका ऑप्शन बता सकते हो। लेकिन ये तो हो गया हमारा रिजेक्शन का ऑप्शन। लेकिन आपको अच्छे तरीके से ऑप्शन कैसे बताना है, मान लीजिए कुछ और अदर तरीके से ऑप्शन दिया रहता है तब मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे मैंने ऑक्टागन ड्रा कर लिया। अब इसी को आप समझो, ऑक्टागन को ही आप क्या करो, डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे देखो एक लाइन हमने यहाँ क्रॉस कर दिया और एक लाइन यहाँ से मैंने क्रॉस कर दिया। तो आप ऊपर देखोगे कि यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, नीचे एक क्वाड्रिलेटरल बन गया और फिर से बीच में एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, यानी 3 क्वाड्रिलेटरल बन गया। और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, एक चतुर्भुज का जो होता है इंटीरियर एंगल का टोटल सम वो 360 होता है। तो 360 गुणे 3 कर दो तो ये हमारा हो जाएगा 1080, यानी इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले आप समझ जाओ। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। यहाँ पे बोल रहा है कि जो अर्जुन है वो श्रेया से 2 गुना है, यानी श्रेया का जितना एज है अर्जुन का उससे डबल है। और बोल रहा है कि फिर 5 years एगो, यानी 5 साल पहले हिज एज वाज 3 times श्रेया एज, यानी जो अर्जुन की एज थी वो श्रेया से 3 गुना थी। तो बोल रहा है कि उन दोनों का प्रेजेंट एज बताना है आपको। अब ये काफी इजी क्वेश्चन है, आपको इसको थोड़ा सा लिख करके मैं समझाता हूँ अच्छे से। जो श्रेया की एज है उससे अर्जुन की एज क्या है, 2 गुना है। तो मान लेते हैं कि श्रेया की जो एज है वो x है, तो अर्जुन की एज कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है, उससे 2 गुना है। तो और बोल रहा है कि 5 साल पहले, यानी अगर इन दोनों को, क्योंकि देखिए अगर 5 साल घटाना है आपको तो सिर्फ एक से ही नहीं घटाना है, दोनों में से 5 साल घटाना है, क्योंकि दोनों 5 साल पीछे हो जाएंगे। तो दोनों का अगर 5 साल का एज पीछे कर दिया जाए तो बोल रहा है कि जो उस समय अर्जुन की एज थी वो श्रेया की एज से 2 गुनी थी। अब इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो श्रेया का एज है हमारा वो x-5 है, और जो हमारा अर्जुन का एज है वो 2x-5 है। अब बोल रहा है कि जो अर्जुन की एज थी 5 साल पहले वो श्रेया की एज से 3 गुनी थी। अब ये तो ऑलरेडी सा 3 गुना है ना। जो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझना, ये जो अर्जुन की एज है ये पहले से 3 गुना है। और मान लीजिए ये तो पहले से 3 गुना है, लेकिन अगर इस साइड भी हम इसको भी 3 गुना कर देते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में। आप फिर से समझो, ये तो पहले से 3 गुना है ही इससे, लेकिन अगर क्या हो कि अगर हम इसको भी 3 गुना कर दें तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है, नहीं तो आप इसको 3 गुना ना करके अगर इसको 3 से डिवाइड कर दो सीधे, तब भी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बस हमें यही करना है। अब ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके से कुछ बनेगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, ये 15 और माइनस 2x माइनस 5। अब इसके बाद से यहाँ पे देखिए हमारा 3x है, यहाँ पे 2x है, तो 2x आकर के इधर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा सिर्फ इधर x हो जाएगा और बराबर यहाँ पे ये -5 और इधर ये जो हमारा 15 माइनस में ये आकर के प्लस हो जाएगा। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 10। और हमसे क्या पूछा था, प्रेजेंट एज बताने के लिए बोल रहा है। तो आपको जैसे कि पता है कि अर्जुन का जो एज है वो x से 2 गुना था, तो ये हो जाएगा 20 ईयर्स। और श्रेया का जो एज था वो 10 था, क्योंकि वो x के इक्वल था, हमने उसको x माना था। तो 10 और 20, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे भी आप एकदम ध्यान से समझना। यहाँ पे बोल रहा है कि अनिल डिपॉजिट्स Rs 73,000 in a bank if the currency notes given by him to the bank were denomination 10 rupees, 50 rupees and 100 rupees in the ratio of 3:4:5 respectively. Find the number of notes of each डेनोमिनेशन अनिल डिपॉजिट। यहाँ पे बोल रहा है कि अनिल एक बैंक में इतना रुपए जमा करता है, तो इसके द्वारा जो बैंक में वो रुपए जमा करता है वो 10 रुपए के, 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट के रूप में करता है। और वो जो नोट का रेशियो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो वही पूछ रहा है कि प्रत्येक नोटों की जो संख्या है वो कितनी थी। अब इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको बनाने के लिए एकदम अच्छे से समझा दे रहा हूँ, आप एकदम आसानी से बना लोगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो रेशियो में दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं कि x मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो 10 रुपए का रेशियो दिया है वो 3 दिया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे जो हमारा 50 रुपए का रेशियो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। और 100 रुपए का जो रेशियो दिया हुआ है
वो हमारा 5 दिया हुआ है, तो इन सभी को हम x मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x, और उसके बाद से क्या करना है कि ये 10 से 3 को मल्टीप्लाई कराना है, ये 50 को 4x से मल्टीप्लाई कराना, और ये 100 को 5x से, और उसके इक्वल जो होगा वो हमारा हो जाएगा 73,000। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि मान लीजिए इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, ये जो हमारा रेशियो था इसे हम मल्टीप्लाई करा करके ऐड कराएंगे तभी तो इसके इक्वल हो पाएगा ना। यानी जो टोटल नोट है वो अपने रेशियो से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो इन जब सभी को हम ऐड करेंगे तभी तो हमको पता चल पाएगा ना कि ये जो टोटल रुपया है इसी के इक्वल है। तो इसी तरीके से करके हम नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताता हूँ। देखो ये हो जाएगा हमारा 30x प्लस 200x प्लस 500x इक्वल टू 73,000। अब इसी को बस हमको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे आप देखो जब इन सभी को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 730x इक्वल टू 73,000। और बस इसी को हमको सॉल्व करना है। तो आप ये बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 73 से ये 100 बार में हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 100 आ जाएगा। और बस आपको यही करना है, ये जो 3 यहाँ पे है बस इन्हीं से मल्टीप्लाई करा देना है x को। आप ऑप्शंस में देखोगे तो ये 30, 40 और 50 लिखा गया है, यानी एक जीरो छूट गया है। तो यहाँ पे ये जो हमारा 73,000 जो था इसको 7,300 आप कर लीजिए, एक जीरो यहाँ से आप कट कर दीजिए। थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, और नहीं तो आप ऑप्शन से एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे सही है।